नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से सवाल यह है कि इलेक्शन बहुत पास है, तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और घर के झगड़े बाहर भी आ चुके हैं। चाहे बात करें बहुजन समाज पार्टी की या बात कर ले समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की भी हम बात करें तो प्रशांत किशोर के जरिए कोशिश उनकी भी है कि इस बार कांग्रेस भी कुछ करके दिखाए। बीजेपी की आखिर कैसी तैयारियां, इसी पर आज हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका केशव जी हमारी खास पेशकश में। मेरा पहला सवाल ये कि आप तो थे ही पार्टी में, क्या दूसरे मौर्य के आने से वजन बढ़ा है आपका या कम हुआ है, कैसा मान रहे हैं आप? अभी भारतीय जनता पार्टी में दूसरे मौर्य के आने की बात तो अभी मेरे सामने उन्होंने प्रस्ताव भी नहीं रखा कि मैं भाजपा में आना चाहता हूँ। ये जरूर है कि सपा बसपा में बहुत बड़ी भगदड़ है, वहाँ हताशा है, निराशा है और उत्तर प्रदेश की जनता उनको नकार रही है, इसका उन्हें पता चल गया है। लेकिन अभी मेरे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव बसपा में मची भगदड़ या बसपा में हुए विद्रोह के कारण से श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने नहीं दिया है। लेकिन कटेरिया कह रहे हैं कि पार्टी में आने के लिए तैयार हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपको बता रहा हूँ कि मेरे सामने अभी उनका कोई प्रस्ताव नहीं है और प्रस्ताव नहीं है तो ये काल्पनिक बात हो जाएगी। जब प्रस्ताव आएगा तब उस पर कोई टिप्पणी देना उचित होगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बूते 2017 में कमल खिलाने के लिए संघर्षरत है और हम संघर्ष में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सफलता प्राप्त करेंगे। नहीं, अगर वो आते भी हैं तो कैसा रहेगा? एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जीतनराम मांझी जो बिहार में रहे उसी तरह से अलग पार्टी बना के यहाँ कोशिश की जाएगी उन्हें अलग से अभी मैंने कहा ये सारे प्रश्न काल्पनिक। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अगर मेरे पास उनका कोई प्रस्ताव होता तब तो उस पर मैं कोई कमेंट करूं। यह मैं कह सकता हूं कि सपा बसपा में भगदड़ है, वहाँ निराशा है, हताशा है, उनको निश्चित पराजय दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में 2014 की स्थिति आ चुकी है। हमारा कार्यकर्ता बूथ पर तैयारी में लग गया। नहीं तो फिर बीजेपी को क्या लग रहा है कि सबसे स्ट्रांग पार्टी या फिर जो पार्टी मादा रखती है उसको कॉम्पीट करने का, वो कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी? देखिए, बसपा तो बहुत पीछे जा चुकी है। हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है और समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। जनता में इतनी नाराजगी है इस सरकार के प्रति, इतना गुस्सा है कि अगर ये आज चुनाव करा दें तो इनकी स्थिति शायद ये पहुंच जाएंगे 1990 और 92 की स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्योंकि जनता में ऐसी निराशा, ऐसा गुस्सा, एक मैं भी सार्वजनिक जीवन में 30-35 साल हो गए हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति मैंने पहले कभी नहीं देखी। और मैं वातावरण राजनीतिक दृष्टि से जो देख रहा हूँ, 2014 में जो यूपी में बीजेपी के प्रति लोगों का लगाव था, माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो उत्साह था, वो आज भी कायम। लेकिन आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से आपकी असली टक्कर होगी। मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी के बहुत करीब नजर आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तारीफ तमाम पार्टियों में एक साथ। थोड़ा समाजवादी पार्टी हमारी मुख्य प्रतिद्वंदी है और भारतीय जनता पार्टी उस दल को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एकदम आगे बढ़ चुकी है। ये भ्रष्टाचार, माफिया राज, गुंडागर्दी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ दमदार लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। और किसी के कारण से कोई मिलने जुलने आ जाए, राजनीति और व्यक्तिगत संबंध ये दोनों अलग अलग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी पार्टी है। आज विधायकों की संख्या उनकी ज्यादा हो सकती है, लेकिन 337 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में बढ़त बनाई थी और उस बढ़त से यह सत्य हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता सपा बसपा के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ। केशव जी, सवाल अब ये पूछा जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी फिर क्या है? क्योंकि अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव की तैयारियां उनकी तरफ से भी पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं और आप लोगों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि सिटिंग विधायकों को भी आप टिकट देंगे या नहीं देंगे, सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि पैराशूट लैंडिंग भी करा सकते हैं, वो सारे कैंडिडेट भी हो सकते हैं अगर वो जीतने का मादा रखते हैं तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के बारे में बहुत गहराई से विचार कर रही है और हमारी कोशिश है कि जुलाई महीने में हम अपने प्रत्याशियों की पहली किस्त जारी कर दें और हमारा सारा होमवर्क पूरा है। हम लोगों का पहला लक्ष्य ये था कि हम अपनी नींव मजबूत करें, नींव अर्थात बूथ मजबूत करें। बूथ अध्यक्षों का चयन करना, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने उनका आना और जो अभी लगातार माननीय अमित शाह जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका उत्तर प्रदेश के अंदर जाना, अभी तक 3 क्षेत्रों का
पहला हमने कार्यक्रम किया कानपुर क्षेत्र का जी। दूसरा कार्यक्रम किया ब्रज क्षेत्र का, तीसरा कार्यक्रम हम अवध क्षेत्र का कर चुके हैं। कल चौथा कार्यक्रम पश्चिम क्षेत्र का मेरठ में होने जा रहा है जी। और हर कार्यक्रम में 20 से 22 हज़ार की संख्या में हमारे बूथ अध्यक्ष आ रहे हैं और वह पूरी तरह से प्रशिक्षित हों, इसका भी हमने प्रबंध किया है। जी। चुनाव जीतने का काम बूथ का अध्यक्ष करता है, कराता है, और मेरा बूथ का कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए तैयार है। हम नींव मजबूत कर चुके हैं, उसमें चाहे जितने मंजिल का महल खड़ा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो बताएं कि 3.5 मुख्यमंत्री हैं कौन कौन, क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि हर एक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, यहाँ तो 3.5 मुख्यमंत्री हैं। ये तो जानकारी हमारे अध्यक्ष जी ने दे दिया है कि 2 चाचा मिला करके एक हो गए, एक आजम खां जी हो गए, एक नेताजी हो गए, 3 ये हो गए, आधे मुख्यमंत्री अखिलेश जी हैं, 3.5 हो गए। लेकिन अखिलेश जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, कौमी एकता दल की जिस तरह से उन्होंने विलय नहीं होने दिया, या कुछ और डिसीजंस हैं, जिस तरीके से अखिलेश यादव साइकिल पर निकले थे, लगा था कि एक युवा मुख्यमंत्री राज्य को मिलेगा, और शायद वही वजह रही कि तमाम लोगों ने उनको चुना भी। क्या इस बार फायदा उसी अखिलेश यादव के नाम पे समाजवादी पार्टी ले पाएगी? देखिए, कौमी एकता दल के विलय के नाम पर सैफई परिवार ने एक सुनियोजित नाटक किया जी। जिस मुख्यमंत्री के शासन काल में वर्दी जो लोगों की सुरक्षा करने के लिए होती है, उस वर्दीधारी की पिटाई हो रही हो, जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए उत्तर प्रदेश में 150 से अधिक की संख्या में पुलिस के अफसर और पुलिस के जवान मारे गए, जिस मुख्यमंत्री के रहते हुए उत्तर प्रदेश का शायद कोई बूथ ऐसा नहीं होगा जहां समाजवादी पार्टी के झंडे को लगा करके, डंडे को लगा करके इनकी पार्टी से जुड़े हुए गुंडों ने लोगों की ज़मीन, लोगों के मकान, लोगों की दुकान पर कब्जा नहीं किया। कोई उत्तर प्रदेश का ऐसा हिस्सा नहीं जहां खनन का काम हो रहा हो, इनके संरक्षण में खनन माफिया न पल रहे हों। जिस मुख्यमंत्री का पूरा कार्यकाल दागदार है, वह यह अगर समझें कि हम कौमी एकता दल के विलय का नाटक करके जनता को भरमा लेंगे तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। और अगर उनको लगता है कि बहुत मिस्टर क्लीन है और बहुत अच्छा काम किए हैं, बड़े बड़े विज्ञापन छाप करके जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि क्यों 2017 की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो अच्छे काम किए हैं भंग करें, तुरंत चुनाव कराएं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है कि समाजवादी पार्टी के साथ है, इसका पता चल जाएगा। लेकिन आप श्योर हैं कि 14 साल का बनवास इस बार खत्म होगा? उस तरह की तैयारी हो चुकी है? पूरी तरह से सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा, कांग्रेस मुक्त भारत देश, सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन हम तो उत्तर प्रदेश में वही देख रहे हैं कि कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी, आप और कांग्रेस तो पूरी तरह से बाहर। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का युग आ गया जी। इस देश को विकास चाहिए, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए, इस देश को घोटाले से मुक्ति चाहिए, इस देश के गरीबों के जीवन में सुधार आना चाहिए, इस देश के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, इस देश के बीमारों को दवा मिलनी चाहिए, व्यापार करने वालों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनका व्यापार ठीक से हो सके ऐसा सुशासन मिलना चाहिए। ये भाजपा दे सकती है। ये तमाम सवाल तो आपसे पूछे जा रहे हैं ना कि केंद्र में आए हुए 2 साल हो गए, कैसा रिजल्ट दिया है आपने अभी तक? आप जाइए किसी गरीब माँ बहन के घर में, जिसके घर में आज़ादी के 68 साल बाद चूल्हा नहीं जला था, जब उसको निःशुल्क गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मिल रहा है, जब गैस के चूल्हे में उस परिवार की मेरी बहन माँ जब भोजन बनाती है, जब चाय बनाती है, तो उसके चेहरे की खुशी देखिए। आप गांव के अंदर उन गरीबों को जाकर के देखिए जिनको मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत 3,75,00,000 से ज़्यादा की संख्या में जिनको भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने ऋण उपलब्ध कराने का काम हम किया। वो यंगस्टर्स ने देखें जो जॉब का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी मेक इन इंडिया का नारा इस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार दिया। इस देश के विकास के लिए 24 घंटे बिजली चाहिए, केंद्र सरकार देने को तैयार है। ये प्रदेश सरकार की नाकामी है कि केंद्र बिजली उपलब्ध करा रहा है, आप खरीदेंगे नहीं तो बिजली कैसे देने का काम करेंगे। हम जो कहते हैं वो करने का काम कर रहे हैं। 1000 दिन में 18,000 गाँव में बिजली उपलब्ध कराने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था लाल किले से। आज 8,000 से अधिक गाँव में बिजली पहुंच गई। भी 1000 दिन का एक हिस्सा नहीं पूरा हुआ। 21 करोड़ से अधिक की संख्या में गरीबों के जनधन के अंतर्गत खाते खुल गए। सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लोगों को किस प्रकार से बीमा सुविधा उपलब्ध हुई, इतने काम हुए हैं, गरीबों में खुशहाली है। पर इतना काम करने के बाद विपक्ष इतना परेशान क्यों है? महागठबंधन की बातें चल रही हैं, एक के बाद एक संसद को न चलने की कोशिशें चलती रहती हैं। हम देखते हैं हर तीसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और अरविंद केजरीवाल के पास तो शायद दिल्ली के काम के अलावा एक और काम है, सिर्फ ट्वीट करके नरेंद्र मोदी के बारे में बातें करना। देखिए, केजरीवाल जी एक
राजनीति के धोखा थे, वो धोखा खत्म होने वाला है। और जहाँ तक आप विपक्ष के साथियों की महागठबंधन की बात कर रही हैं, ये भाजपा की बढ़ती हुई ताकत का परिचायक है जी। और जनता का समर्थन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है और भारतीय लेकिन जनता सर्वेस तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का पॉपुलैरिटी ग्राफ था वो नीचे आया है पहले के मुकाबले। नहीं, आप ये सच अगर आपको जानना है, किसी गांव में चले जाइए, किसी गरीब के घर में चले जाइए, कांग्रेस के खेमे में जरूर वो लग रहा होगा मोदी जी का ग्राफ नीचे आया है, लेकिन जाके किसी नौजवान से पूछिए कि ग्राफ कितना मोदी जी का ऊंचा है। जाके किसी किसान से पूछिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करके किस प्रकार से किसानों की भलाई के लिए उन्होंने कदम उठाया है। जा करके किसी माँ बहन से पूछिए, वह यह बताएगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत किस प्रकार से मोदी सरकार ने कदम उठाया। मोदी सरकार से जनता बहुत खुश है और उस खुशी की लहर से यह सारे विपक्षी घबराए हुए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जी। और वहाँ हमें 73 संसदीय क्षेत्रों में वहाँ की जनता ने जिताने का काम किया और एक बड़ी सफलता हमें देने का काम किया। तो वहाँ की जनता पर हमें भरोसा है। हम 337 जीते थे, हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो 2014 में किए हैं 2017 में जनता के आशीर्वाद से अपने कार्यकर्ता के परिश्रम से जरूर करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की भी हम बात करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के बारे में तो तमाम चीज़ें एक बार फिर से जनता के सामने। उम्मीद ये थी कि इस बार ये शासनकाल पूरा अखिलेश यादव का होगा। पिछली बार जिस तरह की गुंडागर्दी लोगों ने देखी है समाजवादी पार्टी की, वो नहीं होगी, लेकिन हुआ वही जो हमेशा से होता रहा है। इस बार नंबर है समाजवादी पार्टी का, क्योंकि कैडर बेस पे, बूथ लेवल पे वो शांति से जिस तरीके से काम करती है ना, बिना शोर मचाए, मायावती उसी तरीके से काम कर रही हैं। देखिए बहन जी के अंदर इस समय बहुत बौखलाहट और घबराहट है। उनकी नित्य प्रेस आप जो लगातार देखने का काम किया करती हैं, उसमें जो भी विषय आता है, मैं ये लगातार यह देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ जाती है, एक दिन बाद बहन जी को लगता है कि अरे मैं तो इसमें पिछड़ गई जी। मथुरा का इतना बड़ा कांड हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा के कांड को लेकर के सभी जिला मुख्यालयों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और जिस प्रकार से भूमाफिया को इनके सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने संरक्षण दिया और उस संरक्षण के कारण से एक पुलिस के अधिकारी की और एक थानेदार की जिस प्रकार से मृत्यु हुई, बलिदान हुआ, वह साधारण घटना नहीं है। बिल्कुल। जिस राज्य के अंदर सुरक्षा करने वाला ही सुरक्षित नहीं और उसके जिम्मेदार इनकी सरकार है, तो कैसे इन लोगों को क्षमा किया जा सकता है। जहाँ तक बसपा की बात है, बसपा प्रमुख ने अभी कार्यकर्ताओं की अपनी बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि कोई धरना प्रदर्शन मत करना, जनता की कोई भी समस्या हो। मैं तो पढ़ करके आश्चर्यचकित था कि एक राजनीतिक दल जो अपने को कहती है कि हम सरकार में आने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को कह कोई आंदोलन नहीं करना। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते खुलेआम कहता हूं, अगर जनता के साथ कहीं कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, अपने नेताओं को भी कह रहा हूं, अपने कार्यकर्ताओं को भी कह रहा हूं, पूरी लड़ाई लड़िए। वो मुकदमा लिखने के डर से डरती हैं। पर ये तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ना, आप अपने तमाम सांसदों को कैसे समझाएंगे, जिनमें से एक नाम हेमा मालिनी का भी है, जिनको गर्मी में बैठने में मुश्किल होती है, तुरंत होटल वापस लौट जाती हैं, जिनको घटना के बारे में जानकारी नहीं है, जो शूटिंग कर रही होती है फिल्म के बारे में, और कहती है कि मेरा प्रथम पेशा एक्टिंग है मेरी। देखिए हेमा जी ने तत्काल एक महिला सांसद के नाते उनका जो 2 वर्ष का कार्यकाल है, लोकसभा में मैं भी हूँ, लगातार लोकसभा में उन्होंने प्रश्न उठाने का काम किया, कई योजनाएं अपने क्षेत्र के लिए ले जाने का काम किया। घटना के दूसरे दिन वह वहां पर पहुंची और मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश राज्य के मुखिया हैं, एक पुलिस का अधिकारी बलिदान हो जाए और इनको 8 दिन 10 दिन बाद इनको ध्यान में आवे, इन्हीं की गलती की वजह से, इन्हीं की गलती की वजह से ये वहां पर जाए। हेमा जी ने तो एक महिला सांसद के नाते बहुत अच्छे अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। के साथ समाजवादी पार्टी को कंपेयर नहीं कर सकते ना केशव जी, आपसे नई उम्मीदें हैं लोगों को, एक नई तरह की हमारे सारे नेता, तत्काल मैंने भी भारतीय जनता पार्टी का एक जांच दल भेजा, उस जांच दल में श्री राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे मेरठ के सांसद हैं, उनकी अगुवाई में हमारे कई सांसद और विधायक उस दल के अंदर गए, जांच किए, रिपोर्ट आई, हमने उसकी सीबीआई जांच करने की राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर के मांग की, लेकिन प्रदेश सरकार के अंदर हिम्मत नहीं है सीबीआई जांच की, क्योंकि उनको मालूम है अगर सीबीआई जांच होगी सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल। उन्होंने जो आयोग गठित किया उसे मैं एक धोखा मानता हूं, या आयोग जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, उस दंगे के मुख्य दंगाई जो इनके मंत्रिमंडल के हिस्सेदार हैं, उनको बचाने के लिए सहाय आयोग बना दिया, तो सहाय आयोग बनाया, उसने अपनी रिपोर्ट दे दिया, तो कोई दंगाई इससे बरी नहीं हो जाता। मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, 2017 में भाजपा आने जा रही है, जिस मामले में अखिलेश जी ने
अपने पार्टी के नेताओं को, अपने बचाया। परिवार को बचाने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर से उस पर अगला कदम उठाएगी। जो गलतियां किए हैं ये, इसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। मेरा अगला सवाल होगा कि कांग्रेस के लिए किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी वहां पर काम में लगा रहे हैं और इस्तेमाल करने की कोशिश में हैं। साथ ही साथ हुकुम सिंह अपने बयान से पलटना, कैराना वाला मुद्दा, इसको बीजेपी किस तरीके से देख रही है, मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहे हमारे साथ, देखते हैं हमारी ये खास पेशकश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य से, जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तमाम सवालों के साफ गोई के साथ वो जवाब दे रहे हैं। सवाल ये है केशव जी कि आपके मैंने एक नाम लिया हेमा मालिनी का, दूसरा नाम मैं लूंगी हुकुम सिंह का। हुकुम सिंह जो कि एक लिस्ट तैयार करते हैं, बताते भी हैं, अगले दिन उनका खुद ही बयान आ जाता है कि नहीं ये लिस्ट थोड़े कम लोगों की है। तीसरे दिन एक और बयान आता है जो वाकई में गलत बयान था और पलटने वाला बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ मुद्दा हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का है। पहले ही तैयारी के साथ बोलिए ना, स्ट्रांग तरीके से बोलिए। देखिए, नहीं, माननीय हुकुम सिंह जी बहुत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी। कैराना की घटना उत्तर प्रदेश के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। इस सरकार ने जब से शपथ ग्रहण किया है जी, समुदाय विशेष के अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया और उनके संरक्षण के कारण से वहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ। पर आप आवाज इतनी लेट क्यों उठा रहे हैं? हम लेट नहीं, हमको जैसे जानकारी मिल रही उस आवाज़ को हम उठा रहे हैं। और ये कैराना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के और भी किसी स्थान पे इस प्रकार की घटना, उसका भी हम पता करवाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने अपने जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि आप पता करिए, कहीं पर इस प्रकार की घटना हुई है उसकी जानकारी दीजिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से किसी को अपना घर, परिवार, व्यापार छोड़ करके जाना पड़े, वह भी समुदाय विशेष के गुंडों के कारण या किसी दल विशेष से जुड़े हुए होने के कारण, भाजपा इसको नहीं बर्दाश्त करेगी। मैं थोड़ा दूसरा सवाल ले लेती हूँ, सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। तुष्टीकरण का जो मामला है ना, पिछले मेरे ख्याल से 60 साल से लगातार चल रहा है और इतना ज़्यादा बढ़ गया। आप कह रहे हैं ना, कई और कैराना आप ढूंढ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी इसी तरह के कई मामले सामने आए हैं। बीजेपी के नेताओं को शायद उसके बारे में भी जानकारी नहीं है। नहीं, बीजेपी को पूरी जानकारी है और बीजेपी की सरकार जहां रहती है, बीजेपी के नियंत्रण में जहां कानून के राज को स्थापित करने की जिम्मेदारी है, हम बहुत जिम्मेदारी पूर्वक उसको निर्वाह करने का काम करते हैं। लेकिन भाजपा जहां शासन में है वहां कोई मथुरा कांड नहीं होता, वहां कोई कैराना कांड नहीं होता, वहां कोई मुजफ्फरनगर का कांड नहीं होता, व्यापम होता है। नहीं, व्यापम नहीं होता, व्यापम है, उसकी जांच चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ अगर इनकी हिम्मत है, अगर कोई गड़बड़ है, वो जांच हो रही, सीबीआई जांच कर रही है। इनको भी मैं कह रहा हूँ, अखिलेश जी को, कि अगर हिम्मत है तो तीनों प्रकरण के लिए हमने सीबीआई जांच की मांग की है, सीबीआई जांच करा ले, सच सामने आ जाएगा। और जितने इनके संरक्षण प्राप्त अपराधी हैं और संरक्षण देने वाले मंत्री हैं वो तिहाड़ जेल के अंदर होंगे। अब मैं बात करूंगी कांग्रेस की। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है बड़ी जोर शोर से तैयारियां हैं। जिस तरीके से बिहार में देखा कि प्रशांत किशोर ने किस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से जीत दिलवाई नीतीश कुमार को, वही प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। हालांकि उनके सामने ही एक दूसरे पर जूता उछलने की घटनाएं भी वहां से सामने आई हैं, पर कहा जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद और प्रियंका गांधी बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं पार्टी की कमान संभाले हुए। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी, आप जानती हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने शासन किया जी, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दमदारी के साथ पहली बार चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। बिल्कुल। आज गठबंधन की हमारी सरकार है। गुलाम नबी आज़ाद जी एक फेल हुए नेता हैं, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ कर नहीं पाएंगे। गांधी परिवार की जो आप बात कर रही हैं, प्रियंका जी की जो बात कर रही हैं, मैं तो कहता हूँ प्रियंका जी भी आ जाएं, राहुल जी भी आ जाएं, सोनिया जी भी आ जाएं, सारे लोग मिल करके उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी कोशिश करना हो कर ले। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं खोजने से नहीं मिल रही है, वो सब बहुत परेशान है। आसाम में अभी चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। हमने कांग्रेस मुक्त भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुसार देश को बढ़ते हुए देख रहे हैं। और जहाँ भी कांग्रेस है, आप भरोसा रखिए, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस खोजने से नहीं मिल रही। अभी सरकार है उत्तराखंड में, आप देखिएगा चुनाव होंगे, वहाँ से भी कांग्रेस लुप्त होगी। नहीं तो कांग्रेस तो कह रही है कि आप पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश है आपकी। साजिश है, अगर 68 साल के घोटाले, अगर वो ये चाहते हैं कि 68 साल की आज़ादी के 68 साल में जो 60 साल उन्होंने शासन किया है, अगर उस समय कोई बेईमानी हुई है, गड़बड़ी हुई है, जनता की
हिस्से को कोई खाने का काम किया है, अगर ये कल्पना करते हैं कि मोदी सरकार उस पर चुप बैठे, तो मोदी सरकार उस पर चुप नहीं बैठेगी, वो तो जनता के पहरेदार हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही रॉबर्ट वाड्रा जो अभी भी बाहर हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की जांच आगे बढ़ना, लोग तो ये भी चाहते हैं ना कि अगर ये तमाम करप्शंस हुए तो रिजल्ट दिखाएं ना, जल्दी से जल्दी दिखाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत वादे किए हुए हैं। देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है जी। न्यायपालिका में मामला जाता है तो न्यायपालिका अपने हिसाब से निर्णय देती है, अपने समय से निर्णय देती है, उसमें हमारा कोई जोर नहीं है। हमारा जोर इस बात पे है कि कोई गड़बड़ हुआ है, कोई घपला हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होगी, जो दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। या सुब्रमण्यम स्वामी ज्यादा बोलेंगे तो उनको थोड़ा चुप कराया जाएगा बस। देखिए, अब उसमें संदेश है, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या बोला, उनके लिए जो बड़े लोगों को बोलना चाहिए उन्होंने बोल दिया, मेरे लिए सब आदरणीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की ओर बढ़ रही है। काला धन जिन लोगों ने रखा है वो निकाल करके बाहर करें। स्पष्ट तौर से देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है मन की बात में से। अब मुझे पूरा भरोसा है इस देश के अंदर देशभक्तों की भी कमी नहीं है, हम लोगों की राष्ट्रभक्ति भी जगाएंगे और बिना बेईमानी किए भी सुख का जीवन जिया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है ईमानदारी से, यह भी मतलब दिखाने का काम करेंगे। और लोगों की समझ में आया, मोदी जी ने एक अपील की, करोड़ों लोगों ने गैस सिलेंडर पे सब्सिडी लेना छोड़ दिया, तो इस अपील का भी बहुत बड़ा प्रभाव होगा, ऐसा मैं भरोसा रखता हूँ। जब इलेक्शन होंगे ना उत्तर प्रदेश के, तो लगभग केंद्र में आपकी सरकार को लगभग 3 साल होने वाले होंगे, तो कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ होंगी, कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां होंगी जिनको आप वाकई में गिनाकर वोट पाने में कामयाब हो सकते हैं? क्योंकि अभी तक जो आपने मुझे उपलब्धियां गिनाई, उन तमाम चीज़ों को विपक्ष सिरे से नकार रहा है। देखिए, हमें विपक्ष का जो हम गरीब की सेवा कर रहे हैं जी, नौजवान के जीवन की बेहतरी के लिए जो हम रास्ते बना रहे हैं, जो हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें किसी विपक्ष के नेता की, किसी दल के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। उसका प्रमाण हमारी जनता है जी। ठीक है, जनता उसका प्रमाण पत्र दे रही है। अगर उसका प्रमाण पत्र न दे रही होती तो आसाम के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती। ठीक है, भाजपा की सरकार आ रही है। इसका मतलब यह है कि जनता को मोदी जी के द्वारा की जा रही सेवा के प्रति विश्वास है, उनकी ईमानदारी पर विश्वास है, उनके देश के विकास के लिए समर्पण पर विश्वास है। ठीक है, मैंने आपके घर में एक बहुत खूबसूरत तस्वीर देखी रामलला की। सवाल मेरा ये कि ये जो भगवान है ना, जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, इनको अपना घर मिलेगा, मंदिर बन पाएगा क्या? देखिए, मंदिर तो बनेगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। समय जरूर लग सकता है, मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय का जिस दिन निर्णय आ जाएगा उस दिन बनना शुरू हो जाएगा, या आपसी बातचीत में से कोई रास्ता निकलेगा उस दिन शुरू हो जाएगा, लेकिन मंदिर जरूर बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय से पूछकर थोड़ी ना आंदोलन हुआ था, बीजेपी ने पूछकर थोड़ी ना आंदोलन किया था। बीजेपी ने आंदोलन नहीं किया था, आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने किया था। और आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने जो किया, आपके तमाम बड़े नेताओं का साथ था उसमें। नहीं, मैं भी एक राम भक्त के नाते, एक कारसेवक के नाते अयोध्या गया था, पूरे आंदोलन का हिस्सेदार था। एक राम भक्त के नाते मेरी भी चाह है कि जल्द से जल्द मंदिर बने, लेकिन हम कानून को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं। कोई मामला अगर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तो उस मामले में हम न्यायालय की अवहेलना करके वहाँ कोई काम नहीं शुरू कर सकते। सुब्रमण्यम स्वामी तो डेट देने के लिए तैयार है, वो कह रहे हैं कि इसी साल मंदिर बन जाएगा। देखिए, वो न्यायपालिका की परिस्थितियों को, स्थितियों को समझते हैं, वो एक न्यायविद और उनको इसका ज्ञान है, और वह न्यायपालिका के माध्यम से भी इस प्रकार के विश्वास को जरूर मैं मानता हूं कि प्रकट कर रहे हैं कि शायद न्यायालय का निर्णय समय से होगा या बातचीत से होगा। लेकिन उसके अतिरिक्त उनके पास कौन सा फार्मूला है या तो वही बताएंगे, लेकिन मैं केवल यह मानता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अथवा आपसी समझौता, मंदिर का निर्माण जरूर होगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इस पर लोग कह रहे हैं, और खास तौर से आपका विपक्षी कह रहा है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन बार बार इलेक्शन में आके वोट लेते रहेंगे, मंदिर कब बनेगा वो न्यायपालिका ही तय करेगा। जो ये विपक्ष के जो साथी ऐसी बातें करते हैं ना, उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं कहना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे कहे करके वोट ले रही है, तो वह आगे बढ़े, वह मंदिर निर्माण कराने का काम करें। जो वोट भारतीय जनता पार्टी ले रही है वो वोट वो ले लें, हम नहीं रोकेंगे उनको। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते। ये राजनीति, वो तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और अगर हम रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ें, अगर हम राम भक्त के नाते अयोध्या जाएं
अगर राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करें तो धर्म के नाम पे राजनीति नहीं है। रामलला की जन्मभूमि का विषय ये हमारी आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, और आस्था और श्रद्धा के विषय पे राजनीति नहीं होती। हम रामलला के जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के नाम पे वोट नहीं मांगते जी। हम रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, या कोटि कोटि राम भक्तों की इच्छा है, इसलिए वो बनना चाहिए। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि सीएम पद का कैंडिडेट कौन होगा? कहा जा रहा है कि गुलदस्ते में तमाम नाम चल रहे हैं और उसी में बीजेपी का शायद फ़ायदा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, हालांकि उनकी तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया गया है अभी, महेश शर्मा भी है, कई नाम एक साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है, और मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाना न बनाना ये प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरे ऊपर नहीं है जी। यह भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड नहीं करता है। लेकिन मैं प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व को यह विश्वास दिलाना जरूर चाहता हूं कि अगर कैंडिडेट वह भेजेंगे तो भी, नहीं भेजेंगे तो भी, 2017 में जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और जो मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। तो केशव प्रसाद मौर्य का ग्राउंड वर्क इतना ज़्यादा हो चुका है कि उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि सरकार आप ही की है। 1,41,000 बूथों में से हमारे 1,20,000 बूथ गठित हो गए जी। और इतना काम न सपा का हुआ है न बसपा का हुआ है। कांग्रेस का तो मैंने बताया कि वहाँ खोजने से नहीं मिलेगी जी। तो भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से मजबूत है जी। अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करती है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। इसी के कारण सपा बसपा में इतनी बड़ी घबराहट है। इसी के कारण उनके नेता उनके दलों को छोड़ करके जा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में भी आने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई ये नहीं कि सबके लिए दरवाज़ा खोल के बैठी हुई कोई आवे हम अपने घर के अंदर बुला लेंगे। जिनकी कहीं आवश्यकता होगी, जहाँ हमारे पास कोई ऐसा लगेगा कि किसी और को लेने की आवश्यकता है तो लेंगे, आगे विचार करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत बूथ पर सबसे अधिक आज की तिथि में है, और हम बूथ की ताकत के बल पर विधानसभा जीतेंगे। विधानसभा जीतेंगे तो हम यूपी जीतेंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे, कमल खिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय हमें देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जनता उसी को चुने जो वाकई में उसके लिए विकास करे। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़।